कि सीएमए के बच्चों की अलग क्लास चलेगी और सीएमए के बच्चों की अलग। स्लॉट नहीं मिल पा रहा है मुझे, टैक्स की सेम चलेगी पर अकाउंट्स के टॉपिक्स ही अलग है। तो जो सीएमए के बच्चे पहले ही पूछ लेता हूँ, 11 से 12:30 भी फ्री अभी आए हो ना? अच्छा कॉलेज का है। तो फिर अगर मैं 11 से 12:30 सीए का रख दूंगा, फिर 12:30 से 2 टैक्स हो जाएगी, फिर 2 बजे मैं सीएमए का रख सकता। ठीक है, मेरे को वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो बात खत्म ही नहीं हो सकेगी। ठीक है, पर वो मतलब दुष्यंत सर का कोऑर्डिनेशन और वो वही मैं देखूंगा। ठीक है, एनीवेज AS16 किसके ऊपर था बच्चे? और याद करो भैया, बोरोइंग कॉस्ट जो थी, बोरोइंग का मतलब क्या क्या था बच्चे? हमने वो लिखा था कि क्या क्या चीजें होती थी। मतलब बेसिकली हमने ना बोरोइंग कॉस्ट लिखी थी कि क्या क्या हो सकती है, बताओगे कुछ? एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट थी, और उसमें लिखा था ना कमिटमेंट चार्जेस, वो बैंक चार्जेस जो मर्जी, कमिटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस वॉट एवर। और क्या था बच्चे? और एमोर्टाइजेशन वाला। ओ माय गॉड, एमोर्टाइजेशन किस चीज का? जैसे एग्जांपल, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और क्या था बच्चे? फाइनेंस चार्जेस। और किस चीज के थे? फाइनेंस लीज के लिखा होगा, शायद से सिर्फ लीज लिखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और एक आखिरी कौन सा था बच्चे? एक्सचेंज डिफरेंस। आप मेरी बात सुनते जाइएगा। जो बोरोइंग कॉस्ट होती है, इसको आपको लिखना नहीं है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। या तो वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए होती है, या फिर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं। और क्वालिफाइंग एसेट होता है विच टेक्स मोर देन 1 year. So if the asset takes more than 1 year for its being getting ready for the intended use or for sale, ठीक है। तो जो क्वालिफाइंग एसेट होते थे, क्या ये करंट एसेट हो सकते हैं? हो सकते हैं। मेरा स्टॉक जो है डीएलएफ के लिए करंट एसेट है, उसकी प्रॉपर्टी। चाहे एक प्रॉपर्टी को बनने में 6 साल लग जाए, पर अगर धंधा ही ऐसा है तो भी उसको करंट एसेट बोल सकता हूँ। ये तो जनरल नॉर्म होता है कि 1 साल। लेकिन अगर मेरा धंधे का जेस्टेशन पीरियड इतना बड़ा है, साइकिल बिजनेस की इतनी लंबी है, तो भाई अगर कोई चीज 2 साल का भी है वो भी करंट एसेट हो सकता है। मुद्दे की बात ये, क्वालिफाइंग एसेट करंट एसेट भी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, और इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता सर है। हाँ जी। सर आपने ये क्वालिफाइंग एसेट को करंट एसेट कैसे बताया, थोड़ा समझा देना एक प्लीज। जैसे सपोज कर डीएलएफ है, डीएलएफ इतने सारे वो बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, तो उसके लिए तो वो हाँ स्टॉक है। जी। तो तू स्टॉक को बोलेगा करंट एसेट है, बट हो सकता है कि वो बनने में 3 साल लगने हो, और फिर वो हाँ बिक। बिल्डिंग से। तो इट्स नॉट, हम लोग जनरली कहते हैं करंट एसेट होता है जो विद इन 1 year में हमें कैश दे देगा। बट देयर कैन बी मेनी 1 year में दे तो सही है, लेकिन अगर मेरा बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड है तो 1 year से ज्यादा भी करंट एसेट हो सकता है। आलोक जी, क्लियर है आपको? जी, आपका क्या रहेगा? बेटे तूने डब सर को बैठा देता हूँ 5 मिनट, है ना? अब तो इतना टाइम हो गया, आप समझ ही जाते हो। चलिए, एनीवेज मुद्दे की बात ये है कि या तो क्वालिफाइंग एसेट होते हैं, तो जो भी आपका इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब एडेड इन कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट की कॉस्ट में जोड़। आपको मैं और ज्यादा इजी बनाने के लिए जिंदगी में, मान लो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, तो जो भी बिल्डिंग पे खर्चा होता है वो तो बिल्डिंग टू कैश होगा। लेकिन अगर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने लोन ले रखा, और लोन पर अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं इंटरेस्ट मैंने 100 रुपए का दिया। बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है, बिल्कुल है। पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने लोन ले लिया, मिल जाएगा लोन। लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा, इंटरेस्ट को पीएनएल में डालू या बिल्डिंग में डालू? बिल्डिंग में। तो एंट्री क्या होगी अगर 100 रुपए का इंटरेस्ट है तो? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये तो सीख रहे हैं तब से हम लोग। और क्या होता है कैपिटलाइजेशन का? यही तो होता है। समझ आ गया आपको बच्चे? आइए, अब हम स्टेप बाय स्टेप
बातें बढ़ाएंगे। एंड सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। ओ माय गॉड, आपको पता है बच्चे, जो डीएमआरसी है, डीएमआरसी क्या है बताओगे? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इन्होंने इतना अच्छा मेट्रो का सेटअप बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूटेड है भाई, आप बढ़िया चल रही है। इन्होंने क्या लग रहा है आपको, लोन ले रखा है या नहीं ले रखा? लोन लिया हो, कहाँ से लिया आपको? जापान से, वेरी गुड। क्योंकि भारत देश के जो बैंक है वो दे रहे थे 8% और जापान से इनको मिल रहा है 2%। तो आप मुझे बताइए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ठीक है, बट यस बहुत ही कम रेट में मिला हो, कैन बी 1% और मे बी निल और 3% वट एवर। तो वो लोन जो लिया उन्होंने, उन्होंने बाहर से लिया, ठीक है। तो मैं एक बार एक कहानी बना दूं, मतलब जैसे सपोज करो डीएमआरसी ने जापान से लोन, अब इनकी करेंसी और ये सब क्या है, उससे बेटर ये है मैं यूएस से डाल देता हूँ। हालांकि चाहे करेंसी उनकी दूसरी ऊपर पावरफुल करेंसी में कन्वर्ट होते हैं, तो डॉलर एक करेंसी है इसलिए वो ज्यादा वो होता है, मुद्दे की बात है वो नहीं है। डीएमआरसी ने यूएसए से लोन लिया और कितना लिया बेटे, $1000। और $1 कितने रुपए का बच्चे, 50। क्या आप मुझे जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से फंड्स रिक्वायर्ड बता सकते हैं डीएमआरसी को चाहिए कितने थे? हाँ, 50,000 रुपए तो चाहिए थे। आपको क्या लग रहा है, पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन लेते हो या जो मिल रहा है ले लेते हो? ऑब्वियसली रिक्वायर, आप कोई घर खरीदोगे, घर कितने का है, आपके पास कितने हैं, कितने बच गए, तो लोन पे जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दीजिए कितने चाहिए, 50,000। आपने यूएस से वाले से, क्योंकि $1 50 का है तो उस हिसाब से $1,000 का लोन चाहिए। तो आप मुझे बताइए, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3%। अब आप मुझे बताइए, जब साल खत्म होगा, ठीक है, $1 अभी तो 50 का है, ठीक है, अब आपको रीपे करना होगा साल के एंड में। जब साल खत्म होगा बच्चे, तो आप मुझे बताइए दो खर्चे होंगे, खर्चे नहीं बोलूंगा, एक तो होगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ हाउ मच, 3%। कैन यू टेल मी इन डॉलर्स व्हाट इंटरेस्ट इट इज? $1,000 है ना भाई, वो बंदा आपसे डॉलर पे बात करेगा। $30 का इंटरेस्ट है भाई, क्यों नहीं? $1,000 पे 3%, $30 दूंगा आपको साल के एंड में। क्यों, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और साथ ही साथ मेरी इनसे बात हुई थी एक चीज और की, $1,000 का लोन है, 10 साल में वापस कर दूंगा, $100 वापस कर दूंगा। तो ईयर 1 के एंड पे आप कितने डॉलर वापस करेंगे? लेकिन आप सोचिए, अगर ईयर एंड के 1 पे $1.60 हो गया, तो क्या आपको आपका नुकसान नहीं दिख रहा? क्या ये नुकसान नहीं है? इंडियन करेंसी में तो ये रिस्क नहीं था, क्योंकि अब जब आप उसको साल के एंड में $100 दोगे, तो आप उसे क्या बोलोगे, $1.50 का। आप उस दिन जब खरीदने जाओगे डॉलर का, तो $1 आपको 60 का मिलेगा। तो लॉजिकली आपके 6,000 चले गए, जो लॉजिकली जाने कितने चाहिए थे, 5,000। इसी को तो एक्सचेंज डिफरेंस बोला जाता है। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है AS11, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन आप समझिए, जब आप जैसे कितनी सारी कंपनीज हैं, इन्फोसिस है मान लो, इन्फोसिस पता है सब बच्चों को। आपको पता है बच्चे, उनके जो कस्टमर्स है ना, वो यूएसए के हैं, मैक्सिमम यूएसए। तो जो बिलिंग करते होंगे रुपीज में करते होंगे, डॉलर में करते होंगे, दैट्स डोमिनेंट कंट्री, डोमिनेंट करेंसी। तो उनको जब मैं बिलिंग करूंगा, तो वो डॉलर, वो मेरे अकाउंट में डॉलर में ही देंगे, मैं आके कन्वर्ट कराऊंगा, ठीक है। रुपीज कहीं ऐसा स्टैंड नहीं कर रहा होता,
डॉलर में ट्रांजैक्शन चल रही होती है इंटरनेशनल। मुद्दे की बात सुनिएगा, डॉलर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इन्फोसिस को फायदा है या नुकसान? हम्म, फायदा है। क्योंकि मैंने तो 1 लाख डॉलर की बिलिंग करी हुई है। अब अगर 1 डॉलर में चाहे 1000 रुपये भी आए, वो तो मुझे डॉलर ही देगा। और जब मैं उसको कन्वर्ट कराऊंगा, तो अगर 1000 रुपये आ रहे तो मेरा तो फायदा होगा, और अगर डॉलर गिर गया तो उसको नुकसान। तो इनकी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री होती है। इस पे मुझे अभी नहीं जाना। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या जब मैं पैसे लिए तब तो 50,000 मिले। सपोज करो मैं पहले साल भी सारे वापस कर दूं, तो 50,000 देना पड़ेगा आपको। 60,000 चलेगा आपके, क्योंकि 1 डॉलर कितने का? 60 का। 1000 डॉलर के हिसाब से 60,000। ब्याज को तो छोड़िए आप एक बार के लिए, आपको नुकसान हो गया। आप कह रहे थे मेरे को सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सही मिल रहा है, ले ले रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ये भी तो कॉस्ट ही है। पर क्या मैं इसको बोरोइंग कॉस्ट बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, ये देखना है। और आपके दिमाग में एक चीज और आ सकती है, सर ये इंटरेस्ट भी तो अगर मेरे को 30 डॉलर देना है, तो 1 डॉलर कितने का हो गया? 60 का हो गया ना भैया। तो मेरी जेब से तो 1800 जाएंगे। वहां भी नुकसान पड़ रहा है मुझे। साल के एंड में जब 60 रुपए हो गया, तो मेरे दिमाग में चल रहा था अरे 50 से 1500 रुपए जाएगा। चला गया भाई। अभी हाँ करो। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो मेरा बोरोइंग कॉस्ट है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन जो आपको यहाँ नुकसान हो रहा है ना, यहाँ कितने का नुकसान हो रहा है मालूम है आपको? मैं लिख देता हूं इस डिफरेंस को पहले। एक्सचेंज डिफरेंस। कितने डॉलर था बच्चे? 1 डॉलर। और कितना वेरिएशन आ गया आपका? 10 रुपए का। तो 1000 रुपए। समझ रहे हो मतलब इसको? ठीक है, क्या है 1000? हाँ, तो पर डॉलर मुझे कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? पर मैं जो रीपे कर रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। 100 डॉलर ना, सॉरी, ठीक है 1000 रुपए। तो पर डॉलर मेरे को नुकसान कितने का हो गया? 1000 रुपए का हो गया। एंड अगर आपको व्यक्ति से मैंने कोई बात नहीं, मुद्दे की बात ये थी, भाई मैं जो प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहा हूँ वो भी तो ज्यादा जा रही है, तो क्या वो ज्यादा जाने वाला बोरिंग कॉस्ट है या नहीं? जो भी था, ठीक है। तो अभी मैंने आपके साथ स्टार्ट नहीं करा है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और इस पैटर्न पर होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या चल रहा है। ठीक है बच्चे, ये अगर आपने नोट नहीं भी करना तो भी चल जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखो, बहुत ही ध्यान से इसको हम लिखेंगे अभी, ठीक है। X Limited has taken a loan of 10,000 US dollar on 1st April 2001 for a specific project at a rate of interest of 5% per annum payable annually. क्या बोल रहा है? पहले मुझे कंपनी का नाम बताइए जो लोन लेगी। मीडिया रजिस्टर एग्जांपल और पेज नंबर लिख के, XYZ लिमिटेड, पेज नंबर क्या है? 5.116। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कितने लोन कितने रुपए डॉलर्स का? 10,000 डॉलर। अगली लाइन में लिख दीजिएगा 10,000 डॉलर्स। और डेट भी लिख दीजिएगा, कौन सी डेट पर लिया आपने? 1/4/2001। 11 बोल सकते हो, 21 बोल सकते हो, 2001 बोल दो, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे। फॉर अ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो बाहर वाला मुझे कितने ब्याज पे दे रहा है भाई? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिख दीजिएगा 5%, वो बढ़िया। ऑन 1st April 2001 the exchange rate was 45 rupees per dollar। जिस दिन आपने लोन लिया 10,000 डॉलर का, उसको जब तुम रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 45 से होगा, तो टोटल कितना हो गया? 4,50,000। सो प्लीज लिख दीजिएगा ना, 1 डॉलर इक्वल टू 45 रुपीज। 1 डॉलर 45 रुपीज का है उस दिन। समझ आया? कितने पैसे की जरूरत थी आपको? साढ़े 4 लाख। चार 4.5 की तो जरूरत थी। गुड, यहाँ तक क्लियर है।
1 अप्रैल का डेटा था ये सारा, $10,000, $1 45, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, जैसे मैंने लोन लिया वो डेटा। आगे बढ़ते, द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2002 इज 48। साल के एंड का एक्सचेंज रेट दे रहा, ओपनिंग का तो 45 था, अब लिख दीजिए एक्सचेंज रेट 31 मार्च 2002, $1 इक्वल टू 48। ओ माय गॉड, मुझे फायदा है या नुकसान है एक्स वाई की हो, तो रेडीमेड हैव टू पे, I have to buy dollars at 48, जो पहले 45 का मिलता था 48 का मिलेगा। द कॉरेस्ट, अब बात आएगी कि भाई ये तो तूने बाहर से ले लिया, ठीक है, द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट 4.5 लाख would have been borrowed by X500 in local currency at an interest rate of 11%। वो कह रहा है भाई यही जो अमाउंट है, आप लिख सकते हैं 4,50,000 मुझे कितने ब्याज पे मिल जाता इन लोकल करेंसी। और मुझे इतना समझ आया कि लोकल करेंसी पे ब्याज है 11% और बाहर कितने में मिल रहा है 5%, मैंने बाहर से ले लिया, यही तो हुआ है। ठीक है बच्चे, अब हमें ये बताना होगा कि कितना बोरोइंग कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, डेटा आपके पास है, ठीक है, क्या आप मुझे नॉर्मल इंटरेस्ट बता सकते हो पहले, मतलब एज्यूमिंग के क्वालिफाइंग एसेट के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, $10,000, इस पे ब्याज कितना देना, तो कितने डॉलर आ गए 500, और $1 साल के एंड में ब्याज दो, मतलब 48 का मतलब लिख दीजिए। टोटल इंटरेस्ट इन डॉलर्स, सॉरी टोटल इंटरेस्ट कितने रुपए बच्चे, 24,000। बहुत अच्छी बात है। क्या मैं इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दूंगा, हाँ भाई, भाई देख, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो कर दूंगा, नहीं होगा तो पीएनएल में भेज दूंगा। पहला पॉइंट क्लियर है, अब आप समझिए। तो गए, पर आपको एक नुकसान हो गया, आपकी ऑब्लिगेशन कितनी है टोटल 10,000, पर आपको क्या $3 का नुकसान नहीं दिख रहा है, यस, वी आर नॉट रीपेइंग इट इमीडिएटली, लेकिन क्या आपको $3 का नुकसान $10,000 पे नहीं दिख रहा, साल के एंड पे मैं देख रहा हूं आपने $1 नहीं दिया उसे प्रिंसिपल का, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अकाउंट्स ड्यू बेसिस पे चलता है भाई। मेरी आज भी लायबिलिटी कितने की है, $10,000 की, साल के एंड में पहले वो 45 के रेट पे था, 48 पे हो गया, वो मेरे को $3 का नुकसान हो रहा है, हाँ मैं पे नहीं करा अभी, अनरियलाइज गेन है, अनरियलाइज लॉस है, पर कंजर्वेटिज्म होता है, आपको नुकसान बुक करना पड़ता है। कितने रुपए का नुकसान दिख रहा है, 30,000, 10,000 इंटू, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट। सर हाँ जी बच्चे, 30,000 कैसे हो गया? हाँ जी बच्चे, 30,000 कैसे हो गया? और टोटल डॉलर्स है 10,000, हाँ। और मुझे $3 का नुकसान पर डॉलर है, आई एम नॉट रीपेइंग इट, बट नुकसान तो है ना भाई। अच्छा अच्छा, ओके, लेकिन इंटरेस्ट पे अलग नुकसान होगा इंटरेस्ट मैं। सेपरेट, हाँ, पहला वाला पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो भी नुकसान है, पर वो उसके अंदर ही घुस गया है, वो 24,000 के अंदर ही, हम्म हम्म। है ना, और प्रिंसिपल का मैंने अलग से निकाला। क्लियर है बच्चे, यहां तक अच्छा। क्लियर है? अब आप समझिए, 24,000 ब्याज भी गया, 30,000 का नुकसान, नॉट पेड बट दैट्स एन एक्सपेंस और नॉट, यस, टोटल कितने का खर्चा होगा, जो कि बोलता हूँ, क्या मैं सारे के सारे को बोल दूं कि ये बोरोइंग कॉस्ट है, 30,000 भी मेरा नुकसान है, जिसको बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। अब आप देखिए, अगर आप इंडिया से लोन लेते तो क्या करते, अगला पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट दैट वुड हैव बीन रिजल्टेड इफ द लोन वाज टेकन इन इंडियन, अगर आप इंडिया में लेते तो भाई 4.5 लाख ही तो था, उसी को तो 10,000 इंटू 45 करा है, उस पे 11%, कितना आ रहा है बच्चे, इससे ऊपर आप बोरोइंग कॉस्ट नहीं ले सकते। पहले निकाल लीजिए 49,500 निकाल लीजिए पहले,
इंडिया में लोन लेने पे 49,500। अब आपका सवाल आएगा सर ये क्या कर रहे हो आप, मैं ये कह रहा हूँ आपने ऊपर का टोटल जोड़ा 24 और 30, 54,000। इंडिया में 49,500, सरकार कहती है 49,500 से ऊपर नहीं जाने दूंगी आप। आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो 54,000 नहीं होगी, इट इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 49,500। बड़े ही प्यार से देखिएगा इसका मतलब। अगला पॉइंट देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी एंड, तो कितने का स्कोप देखो, 24,000 का तो ब्याज है। देखो आपने क्या करा होगा बच्चे, 24,000 का तो ब्याज है, मैं कितना एक्सचेंज डिफरेंस लू कि मैं कहां तक पहुंच जाऊं बस। आई कैनॉट गो बियॉन्ड 49,500, तो कितना ऐड करूंगा। चौथा पॉइंट ये बोल रहा है, और आगे पढ़िए। देयरफॉर आउट ऑफ 30,000 इंक्रीज इन लाइबिलिटी ओनली 25,500 बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग। बोरोइंग कॉस्ट आपका 24,000 प्लस 25,500 दैट इज 49,500 से ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, क्या कहानी हुई। ऐसे नहीं है 24 और 30 पकड़ा, 34 बोरोइंग कॉस्ट, ऐसे नहीं है। अब आप बोलोगे बाकी का क्या हुआ, अरे बेटे छोटे हो अभी, आप एक्सचेंज करेंगे इसलिए तो समझा है। अभी ये 16 रिगार्डिंग समझिए आप। बोरोइंग कॉस्ट चैप्टर है, क्या पूरा 54,000 बोरोइंग कॉस्ट ले लूं, नहीं ले सकता। इंडियन करेंसी से ऊपर के ब्याज पे मैं जा ही नहीं सकता। बताइए क्लियर है बच्चे, ऑल क्लियर क्लियर। तो ये लिख सकते हैं द टोटल बोरोइंग कॉस्ट इज 49,500, दैट्स इट। एक बार ये वाला पैरा पढ़ना, 10 49,500, फिर इसी में एक एग्जांपल आएगा आपके सामने। बोरोइंग कॉस्ट 24,000 भी बोरोइंग कॉस्ट है और 25,500 जो बच गया वो कौन से स्टैंडर्ड में चला जाएगा, उसका क्या करेंगे वो देखेंगे ना। 16 के अंदर कितना आ गया वो मैंने आपको बता दिया, बोरोइंग कॉस्ट क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए, इन द अबव एग्जांपल इफ द इंटरेस्ट इन लोकल करेंसी इज 30, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आपका लोकल करेंसी का ब्याज कितना था, 11, अगर वो 13 हो जाए तो कितनी बोरोइंग कॉस्ट अलाउड हो जाएगी, वो ये कह रहा है। अगला पैराग्राफ खुद सॉल्व करिए, खुद ही से ही फिगर आउट करिए। एग्जैक्टली बिकॉज नाउ योर अपर लिमिट इज 58,500। हाँ तो भाई और मेरा टोटल 54,000 था भाई, सारा का सारा हो जाएगा, है ना। 54,000 ले रहा हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो अपर कैप आ गई, है ना, वही चीज है। परवीन जी टैक्स की क्लास के हिसाब से जल्दी आ गए। क्या बोल रहा था, आप भी ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगा। 1 बजे तक स्टार्ट ही है, हो गई। अरे सोच के आया है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। हो गया, और 15 मिनट तो हो गया है ना। बताइए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आइए अब मैं सर आपको, हाँ जी बच्चे। 34,500 क्यों लिया, 30,000 क्यों नहीं लिया? मैम एक बात बताओ, आप मुझे बताइए, मैं पूरा वर्किंग बना के देता हूँ। लोन अमाउंट कितना था, 4,50,000। अच्छा। उस पे 13% कितना आ रहा है बच्चे, 58,000। ये तो लोकल करेंसी होगा, ठीक है। यस सर। आपने 24,000 का इंटरेस्ट दिया था, प्लस यू हैव एक्सचेंज लॉस ऑन प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 54,000। कैन आई से दिस इज विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट अपर अमाउंट। तो आप हाँ। समझे विच एवर इज लोअर, तो यही आपकी बोरोइंग कॉस्ट पड़ेगी।
अच्छा अच्छा। उससे ऊपर थोड़ा ना चले जाओगे आप। वो तो एक अपर कैप लगा रहे हैं, मतलब हम्म। 54 तो एक्चुअल है, तो एक्चुअल से ऊपर थोड़ा ना क्लेम कर रहे हो। ठीक है सब। कह रहे बच्चे, अच्छा। बड़ी कॉमन सेंस भी है। मेरा खर्चा ही वही है। मेरा खर्चा कितने का है? 54 का है ना, तो मैं उससे ज्यादा कैसे ले लूंगा? बताइए, क्लियर है बच्चे? अब मैं आपका दिमाग थोड़ा सा और चलवाने लगूँ। commencement of capitalization of borrowing costs. Oh my god, new topic, new week, next week बेटे रिजल्ट है बेटे आपसे पूछो। ऑल दी वेरी बेस्ट। इसी वीक है ना? सैटरडे के बाद इसी वीक में कैसे आ जाएगा ट्यूसडे? नहीं आप समझा दो। क्वेश्चन क्या है? क्या लग रहा है बच्चों, 300 प्लस कितने बच्चों के आ जाएंगे? ऋतिक के, जुएब का। फिर भी किसी को भरोसा ही नहीं, सबको लग रहा है सीए का भी दिया होगा भाई। देखो ना अपने काम कर रहा है। ठीक है, जुएब का सही है, टेस्ट में भी घूमता है, पढ़ाई भी करता है, ना सब। क्या कॉलेज जाता है? एनीवेज, मेरा आपसे एक सवाल है बच्चों, एक बात बताओ, तुम भी एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो पहले बिल्डिंग बनाओगे या पहले लोन लो? यू हैव टेकन अ लोन ऑन 1424, कितने रुपए का? 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12% पर। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो जाएगी? 1/4 हो सकता है 10 दिन ऐसी लोन अकाउंट में पड़ा रहे पैसा, हो सकता है। सो लेट्स सपोज 1/5/24 को कंस्ट्रक्शन बिगिंस। 1 महीने नॉर्मल, 10 दिन बाद ले ले, 20 दिन बाद ले ले, इतना तो नॉर्मली लग रहा होगा ना? क्या यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट नहीं लेगा बैंक आपसे? क्या इसको मैं ये बोलूं, ये जो कितना आएगा इंटरेस्ट एक बताना, 1 लाख का 12%, 12,000, और 1 महीने का कितना? इसका ट्रीटमेंट बता दो आप मुझे। पीएनएल या बैलेंस शीट में कॉस्ट में ऐड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा कॉस्ट में ऐड। कैपिटलाइजेशन कमेंस होने की टॉपिक क्या है? कमेंसमेंट और लोन चलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन चलनी चाहिए। आप समझिए, क्या आपका लोन चल रहा है अब? लोन तो ले लिया सर, लोन तो चल रहा है, पर कंस्ट्रक्शन कब से चाहिए? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए भैया। लोन लेके बैठ गए 6 महीने तक और बोल रहे उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में डालेंगे ना भाई, शुड बी इन प्रोसेस। और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ जिंदगी। लोन कितने का लिया? 1 महीने को सारा लगा दोगे क्या पैसा? 10,000 लगा दो। कैपिटलाइजेशन हो 10,000 करो, या जो 90,000 के लोन में पड़ा हो, सिर्फ 10,000 करो। जो लोन आपने स्पेंड कर दिया है ना, वो कैपिटलाइज हो रहा है। क्योंकि अगर आपने आज के दिन 10,000 लगाए, फिर आपने 10 जून को 40,000 लगाए, फिर आपने 18 दिसंबर को 30,000 लगाए, भाई सब कैपिटलाइजेशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करनी पड़ जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर मैं खर्चा ऐसे नहीं बोलूंगा 10,000, 40, 80 नहीं है खर्चा। कैसे बोलूंगा? 10,000 कितने महीने का खर्चा, इतने का खर्चा। 40,000 कितने महीने का खर्चा है, आगे के 10 जून से आगे, वो सिखाऊंगा आपको। लेकिन लॉजिक तो पकड़िए आप। कमेंस कैपिटलाइज कर रहे हो भाई, बैलेंस शीट में जा रही है कोई चीज, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है,
तो कमेंसमेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, लोन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, और कंस्ट्रक्शन मिड वे है, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इन प्रोसेस। बिकॉज इफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट देन बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन इज ओवर। और एक बात पता है, तो बोरोइंग कॉस्ट पीएनएल जाए या कहीं भी जाए, पर कैपिटलाइज कैसे हो रहा है मैं वो सिखा, समझ रहे हो ना? वही है, आपको इंटेंशन देनी थी मैंने। अब आप पढ़ेंगे इसको। अभी कैसे लिखा, अभी आपने कुछ ऐसा लिखा नहीं ना, पर आपने ना सिर्फ इतना ही बना दो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जैसे मैंने लिखा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये मत लिखो 10:40 हो, क्या मैं कह सकता हूँ आपका लोन भी चल रहा है और अब आपकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो ये जो तुम्हारा कैपिटलाइज होगा इसके बाद ही तो होगा, ये वाला किस में जाएगा? क्लियर है बच्चे? अब लिखेंगे, इसको बना लीजिएगा। बोरोइंग कॉस्ट, ओके। सही है, सेट है कहानी, हमने बनाया ना? मुझे 12:50 को चाहिए। मैंने 12:30 को कॉल कर पीछे आ गया। वो कह रही है सर आ गए, क्लास लेने आ रहे, जल्दी आ जाओ। मैं तो 9 बजे का आया हूँ, 9 बजे से क्लास। लेट है तो करा। नहीं वो यार खत्म ही उनकी 9:30 से 12:30 लंबी क्लास, 9:30 से इंटर 12:30 का नहीं है है। इंटर का। क्योंकि एक दो क्लासेस बजरी में लंबी लंबी चल रही है, 5-5 घंटा 4 घंटा। हमारी भी चलेगी क्या सर? ऐसा अभी तो अच्छा नहीं चला, हमारा भी तो रिजल्ट फोकस करो अपना। एक 5 को कंस्ट्रक्शन हाँ, एक 5 पे कंस्ट्रक्शन बिगिंस, नोट कर लिया सब बच्चों ने? ओके, थ्योरेटिकली देखेंगे बेटे पहले। आपको दिख रहा है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। अब जरा लैंग्वेज को ना अच्छे से पढ़िए। कैपिटलाइजेशन का मतलब एसेट बनाना, किस चीज को? as part of cost of a qualifying asset or this is a qualifying asset should commence when all the conditions are fulfilled। all का मतलब नीचे 3 लिखिए, तीनों पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखी हुई? आप खर्चा कर रहे हैं, इज बीइंग इनकर्ड। बीइंग इनकर्ड का मतलब आपने खर्चा कर दिया, मान लो 10,000 रुपए है ना, कर दिया मैंने खर्चा। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, लोन भी तो चलना चाहिए। लोन लिया नहीं आपने, खर्चा कर रहे हो, बोरिंग कॉस्ट कहां से निकल जाएगी? लोन भी चलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पे खर्चा भी हो रहा है। और तीसरा पॉइंट, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट आर इन, बिकॉज़ द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल नॉट ओवर। तो आप ये बताइए, आपको समझ आया कैपिटलाइजेशन करने के लिए 3 कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल अच्छी। आइए उसको लिखते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा कि अगर मान लो कुछ ऐसी एक्टिविटी आ जाऊंगा उस पे जो थोड़ी सी रह गई है, कोविड की वजह से 15 दिन बंद हो गया, तो सारी बातें करेंगे, ठीक है जी? तो लिख, जो मैं बोलूंगा वो लिखना बच्चे। द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, द कैपिटलाइजेशन of borrowing cost should commence when all the activities are satisfied. The capitalization of borrowing cost should commence when all the activities, I'm sorry, all the conditions are satisfied. ये पहला पॉइंट सिर्फ बोल्ड वाला लिख लो रे। एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड, मतलब खर्चा कर दिया, 10,000 रुपए खर्चा कर दिया मैंने।
सिर्फ बोल्ड वाला ही लिखना है बस आप। जो बोर्ड में लिखा है ना, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन। लिख लिया बच्चों ने? नेक्स्ट पॉइंट, बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड। और थर्ड, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट आर इन प्रोग्रेस, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। ओके, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी, तेरा कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि एक चीज समझ, अगर तू एक एसेट बना रहा है, ठीक है, और अगर मैं देखो बोलूं 1/5 से इसमें ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट, तो क्या ये वाला इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करोगे? नहीं करो। तो कमेंस कर रहे हो आप कैपिटलाइजेशन, तो वो रास्ते में भी तो होना चाहिए, शुड बी इन प्रोग्रेस, नो, वंस इट इज रेडी तब थोड़ा ना कैपिटलाइज हो। हाँ जी, लिख लिया बच्चे? सिर्फ बोल्ड वाले लिख, अंदर का जो इंटेंशन है वो इधर उधर तरीके से आपके पास अपने पास जाएगा। और एक बार जब आप घर पे पढ़ोगे तो बस आप इसको रीड करोगे, उसके अंदर कोई ऐसा नई बात नहीं। तो दिखाई नहीं रही तो। अगली हेडिंग लिखिएगा, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन का मतलब पता है? हमें से कोई बच्चा, जैसे स्कूल जाते थे आप, तो सस्पेंड हुआ है कोई बच्चा? लेटर बन गया था बस। लेटर बन गया था सस्पेंशन, क्यों? मैंने क्लास बंक मार ली थी बिना कुछ। ओ, आप तो टॉपर कैटेगरी के लोग। हाँ, नहीं भाई यार बंद हो गया। ये तो डिजर्व करता है। ये डिजर्व करता है सस्पेंड होना? क्या क्या बुजुर्ग ने भाई क्लास बंक कर। हाँ, एक महीने तक मार ली। 1 महीने कहाँ जा रहा था? 1 महीना ग्राउंड में खेल रहे थे फुटबॉल। बस फुटबॉल के खेला ना। तो ये तो निकले किसके साथ? चलिए, एनीवेज, लास्ट पड़ गया। अरे बंद क्यों कर? हेलो 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 हेलो, हाँ जी, चलिए देखिएगा एक बार, चेंज हो गया ना कुछ, पता नहीं क्यों हो जाता है। आज बंद ना हो रहा है। नहीं नहीं, चेंज हो रखा अभी प्रोजेक्ट, अभी वो रिपेयर के लिए गया हुआ है, दूसरा है वो। एनीवेज, सस्पेंशन का मतलब होता है बच्चे टेम्पररी कुछ कैपिटलाइजेशन करो। एक होता है सस्पेंशन, जिसमें स्कूल से भी अगर सस्पेंड करते हैं ना, तो बोलते हैं यू आर सस्पेंडेड फॉर 3 days, 10 days। और एक होता है रेस्टिकेट। रेस्टिकेट क्या होता है? खत्म। मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन चल रही है, पोल्यूशन बढ़ गया, दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी तो बदलिए हालात वैसे, ठीक है, पर अभी भी हमारे लिए तो बेटे दिल्ली आम आदमी पार्टी चला रही है। और ये वो तो फ्यूचर करके टका चुप हो गए। सर हमसे चेहरा नंबर पर हाँ, क्या है? क्या क्या कह रहा है? हाँ,
ठीक है। तो बेसिकली सपोज करिए आपको पता है जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, आपको नहीं पता लगता, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोक दिया जाता है। हाँ, वो भी हुई। मल्टीपल लेवल पे क्या चीज की कंस्ट्रक्शन, रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, क्या चीज बन रही है, बहुत कैटेगरी बनी हुई। और अगर कंस्ट्रक्शन होगी, सिर्फ रेनोवेशन चल रही है, वो अलाउड नहीं है, बहुत सारे रूल बनते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन का डिमोलिशन भी रोक देता। क्योंकि उस पर जो भी पोल्यूटेंट्स होंगे, जो भी होगा, तो उस पर नहीं जाना। पर पोल्यूशन की वजह से 20 दिन तक काम रुक गया। अब आप मुझे बताइए, अगर क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हो? अरे उसका वर्ड एड वर्ड से ऐसे छोड़ दिया टेबल पे, किसी को मिला तो नहीं है। नहीं, गोपाल का ना। हाँ, ठीक है। मुझे बताइए, अगर कंस्ट्रक्शन जो है बच्चे, अगर वो 20 दिन तक रुक गए, सस्पेंड हो गए, क्या कैपिटलाइजेशन होती रहेगी या कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी? मैं इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग था, और अब 1 महीने तक गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, जब तक AQI ठीक नहीं होता बंद होगा, और 1 महीना हो चुका है, तो इस दौरान लोन पे इंटरेस्ट जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा। उसको कैपिटलाइज करूं या PNL में डालूं? कंडीशन फुलफिल होती सीधा सीधा आंसर बताइए, कैपिटलाइज करूं या PNL में डालूं? PNL में जाएगा। सुनते जाइएगा बात को। कभी कभी सस्पेंशन इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपने घर बनते हुए देखा, अगर लेंटर डलता है, लेंटर पता है आपको, तो उसके बाद मतलब उसका पिलर्स के बाद ऊपर पूरा का पूरा वो होता है ना लोहे का, और सारा लेंटर डलता है, ठीक है। तो वो होने के बाद उसके ऊपर पानी डाला जाता है, हफ्ता 10 दिन सूखने दिया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे लेबर नहीं आ रही, 10 दिन तक खाली होती। तो आप मुझे बताइए, क्या इस टाइम पे भी कैपिटलाइजेशन रोकनी चाहिए, या ये तो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो नहीं रोकनी चाहिए? एग्जैक्टली। अब ऐसे भाई 1 to 1 थोड़ा ना देखते जाओगे, 15 दिन के लिए काम रुक गया या कुछ भी रुक गया। लेकिन अगर कोविड की वजह से, पोल्यूशन की वजह से अगर कंस्ट्रक्शन रुकती है, तो उस दौरान जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी कैपिटलाइज होना रुक जाता। क्या आपको सस्पेंशन क्लियर है? एक बार पढ़िएगा इसको जनरली, ठीक है। लिखवाने का ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन हेडिंग लिखवा दूंगा बस, और उसके बाद आप मॉड्यूल से ही रीड कर लेंगे। हेडिंग लिख दी थी ना, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, बस रीड कर लो बच्चे, नॉर्मल रीड कर लीजिए प्लीज। खुद से हो गया मतलब, आपने बोला आराम करेंगे, है फैमिली में। हाँ तो फिर तो मतलब इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो फिर आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्यों जब रोकता है? क्योंकि तेरे को पता है कि भाई ये करना जरूरी है इस प्रोसेस के लिए, तो है ये थोड़ा ना आप आराम करेंगे 10 दिन, रोक खुद से रोकिए, तो ऐसे नहीं। क्लियर है? नोट एक बार पढ़ा, समझ आया बच्चे? पढ़ लो बेटे एक बार। केस टू केस डिपेंड करता है। अगर सपोज कर कि फिजिकल लेवल पे कंस्ट्रक्शन रुक गई है, बट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, प्रोक्योरमेंट एडमिन सब चल रहा है, तो सस्पेंड करने की जरूरत नहीं। पार्ट ऑफ एग्जैक्ट, हाँ। डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो ये अब डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको किस लेवल पे समझना है कि कंस्ट्रक्शन रुक गई तो सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोसेस का पार्ट है तो सस्पेंड नहीं होगा, और अगर टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन तो भी सस्पेंशन नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। नहीं मतलब बस ये है कि आप ना मॉड्यूल से लिखो, लिखना नहीं मतलब रीड करने का बस। पेपर में सस्पेंशन के बेसिस पे केस स्टडी बनकर आ सकते हैं कि 15 दिन की वजह से ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन बंद हो गया, तो डिस्कस द AS16 का क्या होगा, कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा। तो वो पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। जनरली अपने वर्ड में लिखना, उसमें याद नहीं होता होगा। ऐसे AS के अंदर क्या होता है, बहुत सारी थ्योरी, तो हमें कॉन्सेप्ट समझ लिया था, उन्हीं लैंग्वेज में लिखो, ठीक है दोस्त? आइए नेक्स्ट लिखेंगे एक बार, सेसेशन ऑफ कैपिटल गेन्स।
सेसेशन क्या होता है? हाँ जी, सेसेशन क्या होता है? एक बात बताओ, बिल्डिंग बन रही थी, बहुत अच्छी बात है, खर्चा हो रहा है, लोन चल रहा है, कैपिटलाइजेशन हो रही है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, अभी भी कैपिटलाइज करोगे क्या? खत्म हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, क्या लिख रहा है? कैपिटलाइजेशन शुड सीज, सीज मतलब बंद, then substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset are complete। इसको लिख दीजिएगा, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन में अगर आपकी सब्सटैंशियल एक्टिविटी, जैसे कि आपने देखा बच्चे जब घर बन जाता है तो भी कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, कौन सा काम होता है? कह सकता हूँ एंड में फिनिशिंग हो रही होती है, पॉलिश का काम हो रहा होता है, थोड़ा सा पेंट का थोड़ा सा होता है। पर बिल्डिंग तैयार है, कस्टमर को घर दिखा सकता हूँ, कल से आ जाओ जी आप, पूरा का पूरा टावर बन गया, छोटा मोटा काम चलता रहता है, सफाई हो रही है, पेंट का निशान नीचे है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ये बोलूं कि अभी भी कैपिटलाइज करते रहो या काम पूरा हो चुका है? काम पूरा, ठीक है जी, पहले ये 3 लाइनें लिख लेना बच्चों। और अगला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या बोल रहे हैं? एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इंटेंडेड यूज व्हेन फिजिकल कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। जी साहब, पढ़ लिया? फाइनल काम ही कर, अभी भी एक तो मुझे काम बाकी है तो फिर ऑब्वियसली रुकेगा, पर अभी ये काफी टेक्निकल हो गए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डीएलएफ का एक ही एरिया में 5 टावर्स बन रहे हैं, एक एक टावर में हजार हजार घर है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। उनका आपने देखा ना, डीएलएफ के एरिया में 2-3 टावर्स होते हैं आमने सामने, एक टावर पूरा रेडी है और एक तो भी बनना स्टार्ट हो रहा है या मिडवे है, उसको तो मैं रेडी बोल ही नहीं सकता, कस्टमर को दिखा भी नहीं सकता अभी तो मैं। तो क्या एग्जैक्टली, बट वन टावर इज रेडी फॉर द इंटेंडेड पर्पस, मैं बेच भी सकता हूँ, किराए पे भी दे सकता हूँ, और कुछ चीजें चल रही हैं अभी भी। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ जो पूरा बन चुका है उसके लिए कैपिटलाइज करूं और फर्दर? नहीं, लेकिन जो भी चल रहा है उसके लिए तो बेटा वो तीनों का जैसे आपने अगर बोर्ड लोन दिया था फिर क्या करोगे? डेटा होना चाहिए तेरे पास। रियल लाइफ में कंपनीज के पास डेटा होता है कि कितना अमाउंट उधर लगा हुआ है, कितना उधर है, सारा तो फिर डिवाइड वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आप सोचो कि स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब समझ रहे हो, ये डेटा मैं तो लोन लिया, लोन लग रहा है, कभी कहाँ जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, पर आपका डेटा AS16 फॉलो करने के लिए आपको रिसोर्स रखना पड़ रहा है। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, अगला पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए। है ना, इन पार्ट से, और वो जो पार्ट कंप्लीट हो गया वो इंटेंडेड यूज के लिए लग सकता है, तो भाई उस वो जो कंप्लीटेड पार्ट है उसको आप कैपिटलाइजेशन सीज कर दीजिए उसका। हाँ, टावर का, हाँ, आधा टावर इन द सेंस ये लगा ले कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पूरा टावर भी कह रहे हैं, 4 बन रहे टावर्स। ऐसा नहीं होता ना, एक ही बिल्डिंग नहीं होती ना, आपने अगर अपार्टमेंट देखे 40 फ्लोर का एक है, सामने भी होता है 40 फ्लोर का, इधर भी होता है 40 फ्लोर का, 2 बन गए पूरे, लोग भी रहने लग गए उधर। अब उससे रिलेटेड कैपिटलाइज करूँ क्या? नहीं करूंगा। लेकिन जो बाकी 2 है उस पर तो काम चल रहा है, ट्रक व्रक सारा पूरा पार्टीशन करे हो तो काम चल रहा हो, तो वो वाला होता रहेगा, ये वाला सीज हो जाएगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? भाई साहब, आपको अब ये सारी की सारी बातें समझ आनी चाहिए, टेबल के अंदर लिखी हुई है, एक बार प्लीज देखिएगा। बताएं।
मेरे चार्ट बनाना है क्या? नहीं बनाना नहीं है, पर आपको समझ आना चाहिए। पेज नंबर क्या है चार्ट? पूरा ही पड़ेगा तो यार 5.125। हाँ जी बच्चे। यहाँ तक क्लियर है सबको? बस खत्म होने वाला है, बस एक बड़ा क्वेश्चन कराना है, स्टैंडर्ड खत्म। आज ही खत्म हो जाएगा। जो है बेटे आज ही होगा, फिर ट्यूसडे तो कुछ होगा नहीं। ट्यूसडे से रखेंगे पार्टी। शनिवार रखेंगे। ट्यूसडे आप सभी बच्चे पास हो जाएंगे बच्चे। वैसा भी क्लास रहेगी। आपने लोन लिया 1 अप्रैल, आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन 1 महीने बाद होगी, तब तक आपने उस लोन को एफडी में कन्वर्ट करा होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है। हाँ आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जब तक आप वो पैसे यूज नहीं कर रहे हो, क्या उसको मैं एफडी में डाल सकता हूँ? सर बट ये तो ये सब चाहिए, 30 से रिटर्न ज्यादा हो जितना तेरा लोन पे 8% चल रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ एफडी से 4% भी आता हो, पर तू उसको आइडल रख के क्या कर रहा है? 4 भी नहीं कमा रहा तू तो। देख क्या होता है, जब आप घर बनाते हो पूरे साल में पैसा लगता है ना, फर्स्ट डे तो नहीं लगता ना। और तू लोन तो बार बार ले नहीं सकता, आज 50,000 फिर दे दो। ठीक है, तो वो जब आप लेट आए थे ना, तब हुई थी ये बात। ठीक है, सो बेसिकली आप ये समझिए कि टिल द टाइम आपका फंड्स यूज नहीं हो रहे, लाइक द फंड्स आर आइडल, आइडल समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं उसके ऊपर उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया एंड आई एम गेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट, तो मेरी जो भी बोरोइंग कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो जाती है। मैं कैपिटलाइज मान लो 100 रुपए हो रहा था, पर अगर मेरे को इंटरेस्ट कमा रहा हूं मैं 20 रुपए, तो मैं कैपिटलाइज कितना करूंगा? 80 करूंगा। ये बात मैं आपको लिखवाऊंगा एक राइट जगह पे। ठीक है, बट आप क्या कर देंगे, आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट को ही रिड्यूस कर। कहिए साहब जी, क्लियर है? क्या कह रहे? तो जैसे भी आपने हमने एक स्टार्टिंग एग्जांपल था जिसमें 1 मंथ का हमारा गैप था। हाँ जी बिल्कुल इंटरेस्ट पे किया था 1,000 रुपये। बिल्कुल। मान लो अगर तब हमने अपने उसको अपडेट करा रखा था 1 महीने के लिए, और एंड ऑफ द मंथ 800 रुपये हमें वापस नहीं करते, तो उस 1,000 इंटरेस्ट पे करते उससे रिड्यूस करते या उससे 40,000 करेगा। आगे से shift करते? नहीं आगे शिफ्ट नहीं करते, वो मैं इसलिए लिखवाऊंगा, अगर वो तू उस पीरियड में ही नहीं है तो उसको पीएनएल में डाल। अच्छा, फिर वो रिड्यूस करके बिल्कुल, और अगर उस पीरियड में होगा जब हो रहा है तो कॉस्ट में से, और अगर नहीं है तो पीएनएल। तो मैं आएगा एक जगह पर। बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अगर मैं अब आपको ले दे के बात करूँ ना, आपको मैंने ना थॉट प्रोसेस दे दी है, एक दो नोट्स लिखवाने, पर एक क्वेश्चन अब हमको हैवी करने की जरूरत है, जो एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो वो आपके सामने अब आ रहा है, और इसके बाद आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डन। बड़ी ध्यान से देखिएगा, जितना भी मैंने प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी उस हिसाब से है ये। बड़े प्यार से देखिएगा, आप ही सॉल्व करेंगे इसको, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अभी तक जितने क्वेश्चन कहते हो तो आसान थे भाई, समझ रहे हो? आइए, एक्स लिमिटेड बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2001। तो कंपनी का नाम क्या है बच्चे, और क्या कर रहे हैं ये? कंस्ट्रक्शन। हालांकि पता नहीं लग रहा ये क्वालिफाइंग एसेट स्टैंडर्ड, जब तुम बहुत सारे पढ़ लोगे तो स्टैंडर्ड कौन सा भी तो नहीं पता लग रहा। कौन सी डेट को स्टार्ट हुई कंस्ट्रक्शन, एंड इट ऑब्टेन्ड ₹1 लाख special loan to finance the construction of building on 1 January at an interest rate of 10%। आप अपने रजिस्टर में लिखिए लोन कितने रुपए का है, इसको लिखिएगा स्पेसिफिक लोन। मैंने ये जो लोन लिया है ये कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। सर जनरल कभी कभी लोन ले लेते हैं, वो भी लग जाएगा? हाँ वो भी लग जाएगा, वो भी आएगा। लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेशल लोन, स्पेसिफिक लोन, वो 1 लाख बिल्डिंग पे लगा। लेकिन कुछ और भी जनरल लोन थे, मैंने कहा यार वो पैसा यहां डाल दे यार, बैंक से अप्रूवल ले लेता हूँ, 50 करोड़ का मैंने ओडी लिमिट या लोन सैंक्शन करा रखा है, अब मुझे चाहिए। पर्पस तो वो नहीं था, मैंने बैंक को बोला लगा लू बिल्डिंग में, लगा लो, क्योंकि वो लोन कभी प्लांट मशीनरी पे भी लगता है, कभी किसी भी लगता है, तो जनरल लोन भी होता।
मुद्दे की बात ये है आपका स्पेसिफिक लोन कितने का है और आपकी गणित क्या बोल रही है 10% ब्याज है, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है 10,000। कैसे होगा वो पता नहीं, पर हाँ 10,000 का खर्चा तो दिख रहा है सर। आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन्स वर, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने ये सारा पैसा बिल्डिंग में यूज करा, पर मेरे दो लोन और चल रहे, एक 5 लाख का और एक 9 लाख। ब्याज दे रखा है दोनों पे अलग अलग, अलग बैंक होगा, अलग टर्म्स होंगी, जो भी होगी। अब आप मुझे बताइए आपने बिल्डिंग पे खर्चा कितना करा। 2001 ही चल रहा है ना, कितने का खर्चा करा। 10 लाख एक साथ करा क्या, कॉम्प्लिकेटेड है ना। खर्चा जो है एक साथ होता तो आसान हो जाता, पर आप मुझे इतना बताइए। हेलो। हाँ जी। पर आप मुझे इतना बताइएगा, टोटल खर्चा कितने का दिख रहा है आपको बिल्डिंग का। 10,20,000। तो इतने तो आप अकाउंटेंट हो कि आपको इतना तो पता लग जाएगा बिल्डिंग की कॉस्ट 10-20 है। तो बिल्डिंग अकाउंट में अभी ऐसी भी जनरल बात कर रहा हूं आपसे, बिल्डिंग टू कैश होगा नहीं होगा 10,20,000। बिल्डिंग टू कैश तो होगा ही 10,20,000। पर सर इन्होंने कितना कर रखा है बिल्डिंग टू कैश, ये आप देख रहे हो कुछ ब्याज जोड़ रहा हूं, ये आपने इसी को तो ऐड करा था 10-20, और मैं कितना ब्याज और डालू, यही तो क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 1 लाख रुपए के ऊपर 10%, 10,000 कैसे डाल दूं उसको, एक साथ खर्चा हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता। 3 लोन चल रहे हैं, कौन से लोन से पहले हुआ क्या हुआ ये कहानी, और खर्चा भी अलग अलग टाइम में हो रहा है, सीधा सीधा ब्याज थोड़ा ना डाल दूंगा। आपको समझ आया क्वेश्चन पहले। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर, सो इट्स सेइंग साल के एंड में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छी बात है। क्वालिफाइंग एसेट साल हो गया। Following the principle of AS16, calculate the amount of interest to be capitalized and pass journal entry for capitalizing of the cost and the borrowing cost in respect of building वगैरह 16 लगा लो। बिल्डिंग का भी खर्चा डेबिट करके जर्नल एंट्री बना दो, और ब्याज का भी कितना कैपिटलाइज करोगे। अब मेरा आपसे सवाल स्टेप बाय स्टेप चलेगा। व्हाट इज योर एक्सपेंस ऑन द बिल्डिंग। इट्स नॉट वर्किंग नोट नंबर 1, वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। आपने 2 लाख पहले दिन करा, मैं उसको 2 लाख बोलूंगा, पर अगर 6 महीने बाद 2 लाख करोगे तो 2 लाख 1 लाख लूंगा। I'm assigning time period on that expense। आप समझ गए क्या कर दूंगा, खर्चा 10-20 नहीं बोलूंगा मैं, फॉर द कैपिटलाइजेशन। तो आप देखिए 2 लाख को मैंने क्या बोला, 12/12 जनवरी में हुआ, तो बोलोगे सर पहले दिन या आखिरी दिन। भाई पहले दिन एज्यूम कर रहे हैं भाई, 2 लाख रुपए पहले दिन करा और मैं उसको 2 लाख बोल रहा हूँ खर्चे को। अगला खर्चा कब हुआ था बेटे, अप्रैल। अप्रैल में जब 2.5 लाख करूंगा तो 9 महीने का आगे की बात हो रही है भाई। तो 2.5 लाख इंटू 9/12, आई कैन नॉट गिव इट इंपॉर्टेंस ऑफ 2.5 लाख रुपीज। नेक्स्ट कितने का बोले, जुलाई कितने महीने, जुलाई बिगिनिंग है ना, 6 महीने बन रहे, और अगला दिसंबर। वेटेड एवरेज निकालिए, नीचे आंसर से मैच करेंगे। पहला वर्किंग नोट बनाएगी, हेडिंग वेडिंग कर जाएगी, कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक लाइन छोड़ के वेटेड एवरेज एक्सपेंस को बताएगी।
कितना है दोस्त? 62,250। 62,250। 6,22,500। एक बार देखिएगा प्लीज। पहला बन गया सबका? बन गया। अब जो दो तरीके के लोन है, एक है स्पेसिफिक और दूसरे को हो जाता है जनरल। दूसरा वर्किंग नोट बनता है जनरल में ब्याज कितना है? 5 लाख पे ब्याज पे 11%, साल का खर्चा 55,000। 9 लाख पे 13% साल का खर्चा। क्योंकि मुझे नहीं पता इस लोन से जाएगा, हालांकि पहले तो स्पेसिफिक यूज होता है उसके बाद जनरल। पर जनरल में कौन सा, तो इसे हम वेटेड एवरेज इंटरेस्ट, मतलब मैं एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया और टोटल लोन ऑन, सो व्हाट परसेंट इज इट ऑन जनरल बोरोइंग्स में सिर्फ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वर्किंग नोट बना लीजिएगा। समझ आ गया ना बच्चे वेटेड एवरेज कैसे निकल रहा है? बन गया बच्चे? अब आप सोचिए, जो तुम्हारा 6,22,000 का खर्चा है वो किस लोन से हुआ? पहले तो होगा वो स्पेसिफिक लोन से। मतलब मेरी टोटल खर्चा कितना करा, मैं 10 लाख बाई वो नहीं बोल सकता, मैं कितना बोलूंगा 6,22, क्योंकि उसको फर्स्ट डे पे लेना था ना सबको। जिसमें से 1 लाख का तो इस वाली बोर्डिंग से वो खर्चा हुआ, और बचा हुआ कितने से हुआ, बचा 5,22,000 को इस लोन से और स्टाइल मैंने बना रखा है, तो ये टोटल। और बिल्कुल, तेरा खर्चा कितने का? 6,22,000। अब तू वेटेड एवरेज, वो खर्चा तूने कहां से करा? लोन से। ठीक है, तो बस अब मैं उस खर्चे पे ब्याज लगा रहा हूं। मतलब तूने 1 लाख का लोन इसका मतलब यूज कर लिया, अभी भी तेरे को कितने की जरूरत? 5,22,000, क्योंकि खर्चा तो तेरा 6,22,000 है, तो 5,22 पे भी तूने लोन लिया होगा, तो ये 12.285, तो दिस इज द टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट। रियलिटी में लोन अमाउंट ज्यादा है, आप समझो। लोन कितने का है? अगर मैं देखूं 14 लाख का लोन है, पर मैं क्या करूं 14 लाख का? मैंने तो 5,22 का खर्चा करा ना। 6,22 में से 1 लाख तो स्पेसिफिक है, बचा हुआ 5,22 पे ही रिलेटेड तो लोन कैपिटलाइज करूंगा। तो 5,22 पे क्या कर दिया बेटे मैंने? 12.285। सो दिस 74,189, ये क्या है आपका? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी। इन रियलिटी योर लोन इज 14 लाख और आप ज्यादा दे रहे होगे, और वो हम निकाल देंगे उसको, लेकिन उसमें से इतना ब्याज कैपिटलाइज हो रहा है, बाकी पीएनएल में जाएगा। क्लियर है बच्चे? ये वाला बन गया।
वो क्या कह रहा है, बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट बताओ रे। 10-20 तो एक्चुअल थी, और प्लस क्या कर दूंगा, 74,189। और एंट्री क्या हो गई, बिल्डिंग 2। पेपर में ना कई बार आ जाता है पीएनएल में कितना जगह, ये बता दो एक बार जरा, ये भी बता दो पीएनएल में कितना है। टोटल इंटरेस्ट निकाल दो, इतना कैपिटल हो गया, बाकी पीएनएल में चला गया। एक बार टोटल इंटरेस्ट बताओ कि कितना है। एक तो तूने 1 लाख पे 10% लगाया, और हाँ 172 निकला ही वो, हाँ 272। अच्छा सॉरी, 10,000, 182, जिसमें से 74,189 कैपिटलाइज हो गया, बाकी पीएनएल। बताइए, क्लियर है बच्चे। यही वाला पूछते हैं जनरली। बताइए, क्लियर है बच्चे। ओके। बिल्डिंग की कॉस्ट, जर्नल एंट्री क्या है तेरी, बिल्डिंग टू बैंक है ना, उसकी बाइफरकेशन दे रहा हूँ। 10,20,000 प्लस ब्याज जो कैपिटलाइज था। क्लियर है बच्चे। ओ माय गॉड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ओवर। ओ माय गॉड। स्टैंडर्ड में बाद में शुरू कराता हूँ, तुम्हारा ना अलग अलग करा के ना चैप्टर वो कराऊंगा, 1 मिनट रुकना। हाँ, 2-2 क्लास के, एक-एक क्लास के, ये हाँ। मतलब ये अगर मैं बाद में 16 पहले कराया, पर खत्म होने को एक ही क्लास में ही हो जाता है अगर। और इसकी वेटेज कितनी होगी आपकी, 4 या 5 की ना। एक बार जरा ना, वो आपको ध्यान है, वो मैंने इनकम की बात करी थी और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। अच्छे, तो एक बार पहले ये वाला नीचे वाला पैरा पढ़िए, फिर मैं आपको नोट करवाऊंगा, फिर नीचे वाला फाइनेंशियल अरेंजमेंट वाला पैरा पढ़िए। हाँ, रीड करना है बस। आपने जो बताया था एलटी वाला, कि आपने टेम्पररी इन्वेस्टमेंट अगर करी है ना, तो जो भी इंटरेस्ट है वो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस हो जाए। ठीक है, इसको लिखवा दूं, क्या करूँ? लिखवा दिया, ठीक है। उनको कॉपी में चलिए, बस ये लास्ट एक नोट डाल दीजिए रजिस्टर। Any amount that is temporary invested, हेडिंग है कुछ नहीं ऐसे नोट डाल दे बस। Any amount that is temporary invested may fetch FETCH may fetch interest income on such temporary investment. Interest income on such temporary investment. Full stop.
such income will be reduced from the borrowing cost, which is to be capitalized, which is to be capitalized. इसको ना मैं तुम्हें प्रैक्टिकली कुछ बोलना चाहता हूँ, मतलब एक इन वर्ड्स पूरा चीज नहीं आ रही। जब आपका प्रोसेस चल रहा था, जैसे मैंने ना एक एग्जांपल बनाया था, बस बेटे लास्ट 1 मिनट की बात ही है। आपने ये जो 1 लाख का लोन लिया था, यहाँ पे आपने जो 1 लाख का लोन लिया था, एक बार सुनिएगा प्लीज, बस खत्म कर रहा हूं बेटे बात को। आपने जो 1 लाख का इधर लोन लिया था, हो सकता है आपने इस पीरियड में इसको इन्वेस्ट कर दिया होगा ही, ठीक है। तो वो जो इनकम होगी वो कहां से माइनस करो, कैपिटलाइजेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक, पीएनएल में चला, क्योंकि जब तक कैपिटल स्टार्ट नहीं हुआ तो पीएनएल में चला जाएगा। तो बेसिकली इट विल गो टू पीएनएल, लेकिन जब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गई तो आप क्या कर दोगे, बोरिंग कॉस्ट में से माइनस। कहानी बहुत ज्यादा गहरी जा सकती है। कुछ खर्चे पे बोरिंग कॉस्ट हो रहा होगा, कुछ पे तो अभी भी नहीं हो रहा होगा, तो इस दौरान भी तो मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, कुछ उस पे कमा रहा हूँ, कुछ उस पे। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, समझ रहे हो, लेकिन उसका वो रेलिवेंट नहीं है। पर इस लेवल पर आना है कि वो चीज है। मुद्दे की बात ये है, अगर कोई भी टेम्परेरी इन्वेस्टर कमाया है तो बोरिंग कॉस्ट से माइनस कर देंगे, कैपिटलाइज जो भी करा उसमें माइनस कर देंगे। मुझे बताइए, क्लियर है? तो सर जी आपका ये 16 सारा का सारा ओवर है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग बताऊंगा एक बार आपको कैसे बच्चे प्लान करेंगे, ठीक है। और अब कितने बजे मिलेंगे? 2:30 बजे, 2:30 बजे करेंगे हाउस टॉक, लिटिल लिटिल। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास बिल्कुल आओगे आप, 300+ आएंगे आपके, ऐसी कोई बात नहीं बेटे। ऑनलाइन इसमें नहीं आ रहा ना दिमाग, नहीं वो क्योंकि इससे प्रोजेक्ट हो रहा है। आरुषि, भूमि, दिव्या, कनक, महक एंड विशाखा, ऑनलाइन भी सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। तो रखते हैं और मिलेंगे 2:30 बजे। टिल देन बाय 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 बाय।